नमस्कार छात्रों। पिछली क्लास के अंतर्गत हम प्रभावी अध्यापन एवं अधिगम में पाठ्यक्रम की भूमिका नामक बिंदु के ऊपर पिछली 2 क्लासों के अंतर्गत हमने विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, शिक्षण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सम्मुख एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम पाठ्यक्रमी क्रियाएं इस बिंदु के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्राचीन समय में शिक्षा का जो स्वरूप था उसमें पुस्तकीय ज्ञान या सूचना को ही शिक्षा से जोड़ा जाता था, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के विस्तार के साथ पाठ्यक्रम के स्वरूप के अंदर भी परिवर्तन हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ में यदि हम दृष्टि डालते हैं तो कई शिक्षा शास्त्रों का निर्माण हुआ है। उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र एवं शैक्षिक दर्शन शास्त्र, इस प्रकार के जो शास्त्र हमारे सम्मुख आए, ये जो विषय थे ये पूर्ण रूप से व्यवहार परक विषय थे। यानी कि चाहे शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, शैक्षिक समाजशास्त्र की बात करें या शैक्षिक दर्शन शास्त्र की बात करें, ये जो विषय है हमें हमारा वास्ता व्यवहारिक जीवन से कराता है। इसलिए पाठ्यक्रम के स्वरूप में भी इन विषयों के फलस्वरूप आमूलचूल परिवर्तन आया और शिक्षा का उद्देश्य मात्र सूचना या पुस्तकीय ज्ञान देना ही नहीं रह गया, बल्कि बालक के सर्वांगीण विकास की संकल्पना का निर्माण किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक की रुचियों, उनकी मनोवृत्तियों एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि बालक आसानी से अधिगम कर सके। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीन अनुसंधान हुए हैं, रिसर्च हुई है, उससे भी यह सिद्ध हो गया है कि शिक्षा का तात्पर्य केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि उसके अंदर व्यवहारिकता का फुट होना चाहिए। और शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि जब तक बालक मानसिक रूप से शिक्षा के लिए तैयार नहीं हो जाता तब तक उसको कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता। साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न खोजों से ये भी सिद्ध हो गया है कि बालक की परिपक्वता से अधिगम का सीधा संबंध है। यानी कि जैसे जैसे बालक के अंदर परिपक्वता का विकास होगा, निश्चित रूप से उसकी लर्निंग का दायरा विस्तृत होता जाएगा। इसलिए इन व्यवहार परक विषयों के आने से पाठ्यक्रम के स्वरूप के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ और शिक्षाविदों को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि आखिर बालक के सर्वांगीण विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए पाठ्यक्रम के अंदर ऐसी कौन कौन सी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाए जिससे कि बालक जो भावी जीवन के लिए तैयार हो रहा है उसका पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास किया जा सके। इसके लिए पाठ्यक्रम के स्वरूप का जो निर्धारण किया जाता है उनके अंदर इन विभिन्न तमाम बिंदुओं को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जिससे कि बालक जीवन के लिए एक उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार हो सके। इसलिए पाठ्यक्रम के अंदर इन गतिविधियों को इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों, इनका बिंदुवार अध्ययन हम करते हैं। इसके अंदर पाठ्यक्रमी क्रियाओं में पहली जो हमारी एक्टिविटीज होती है वह है शैक्षिक क्रियाएं, एजुकेशनल एक्टिविटीज। दोस्तों, पाठ्यक्रम के अंदर शैक्षिक क्रियाओं के अंदर वे समस्त गतिविधियां सम्मिलित की जाती है जिनको कि शिक्षक एवं बालक विद्यालय के अंदर संपादित करते हैं और बालक के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उसके
व्यवहारिक एवं प्रायोगिक कार्य को इंक्लूड करते हुए बालक को जो चीजें उस विद्यालय के अंदर सिखाई जाती है वे तमाम चीजें शैक्षिक क्रियाओं के अंदर आएगी। इसके अंदर विभिन्न विषयों के जो पेपर्स हैं, विभिन्न विषयों का जो पाठ्यक्रम है, उनका सैद्धांतिक ज्ञान है, चाहे प्रयोगशाला से संबंधित कार्य हो, चाहे पुस्तकालय से संबंधित कार्य हो या अन्य कार्य हो, वो सारी गतिविधियां शैक्षिक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित होगी। और साथ ही साथ शैक्षिक क्रियाओं के साथ साथ बालक को वास्तविक जीवन से अवगत कराने के लिए जो प्रायोगिक कार्य होंगे वो भी इन क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। वो चाहे शैक्षिक भ्रमण हो, वाणिज्यिक औद्योगिकीकरण की शिक्षा देने के लिए औद्योगिकीकरण का भ्रमण किया जाए, उद्योगों को जाकर के बालकों को दिखाया जाए, या धार्मिक क्षेत्र की क्रियाएं हो, धार्मिक पर्यटन हो, ऐतिहासिक पर्यटन हो या अन्य चीजें, इन विभिन्न स्थानों पर बालक को ले जा करके, क्योंकि बालक जो जिस चीज को देख करके करेगा निश्चित रूप से वो ज्ञान उसकी मेमोरी के अंदर ज्यादा स्थायी रहेगा। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ बालक को शैक्षिक भ्रमण के अंदर इन विभिन्न गतिविधियों से उसके वास्तविक जीवन से उसको अवगत कराया जाता है। इन चीजों को, इन तमाम चीजों को शैक्षिक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित करते हैं। दोस्तों, दूसरी क्रियाएं हैं साहित्यिक क्रियाएं। साहित्य से संबंधित जो भी विद्यालय के अंदर क्रियाएं की जाएगी वो समस्त क्रियाएं साहित्यिक क्रियाओं के अंदर आएगी। इसके अंदर चाहे वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हो, चाहे भाषण की प्रतियोगिताएं हो, या वार्ता हो, संगोष्ठी हो, समाचार पत्र वाचन हो, या वाचनालय से संबंधित क्रियाएं हो, वो समस्त क्रियाएं जिसके द्वारा बालक के मानसिक विकास में साहित्यिक क्षेत्रों, साहित्यिक गतिविधियों का विकास हो, उससे संबंधित जो क्रियाएं की जाएगी वो सब साहित्यिक क्रियाओं के अंदर आएगी और इसके द्वारा बालक का पूर्ण रूप से मानसिक विकास होगा। विद्यालय के अंदर हम देखते हैं कि बालकों को कई प्रकार की शारीरिक क्रिया, साहित्यिक क्रियाएं करवाई जाती है। इसके अंदर चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, भाषण की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, संगोष्ठियां की जाती है, परिचर्चाएं की जाती है। तो ये जो पत्र लेखन की एक्टिविटीज की जाती है, पुस्तकालय से संबंधित समाचार पत्र वाचन की क्रियाएं की जाती, ये समस्त क्रियाएं करवाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि बालक के अंदर साहित्यिक क्रियाओं का विकास हो। दोस्तों, तीसरे प्रकार की पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यक्रमीय क्रियाएं हैं शारीरिक क्रियाएं। दोस्तों, बालक के सर्वांगीण विकास की संकल्पना के अंदर उसका संपूर्ण विकास निहित होता है। केवल शिक्षा, उसको केवल मानसिक विकास के लिए तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शिक्षा के द्वारा बालक के स्वास्थ्य के अंदर भी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित क्रियाएं भी आयोजित की जाती है और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी बालक को दी जाती है ताकि बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। शारीरिक क्रियाओं के अंदर विद्यालय के अंदर जैसे कि पीटी प्रदर्शन है, व्यायाम की क्रियाएं हैं, योग की क्रियाएं हैं, दौड़ की क्रियाएं हैं, खेल की एक्टिविटीज है और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य जैसे कि पोस्टर प्रतियोगिता की पौष्टिक भोजन के क्या लाभ हैं, समाज के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए एक्टिविटीज की जाती है, विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार की जो तमाम चीजें होती है उनको पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने का एक ही उद्देश्य होता है कि बालक शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, इसलिए शारीरिक क्रियाएं भी पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित की जाती है। अगला बिंदु है दोस्तों सामाजिक क्रियाएं। पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के अंदर सामाजिक क्रियाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि शिक्षा का समाज से सीधा संबंध है और बालक विद्यालय जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, समाज से आ रहा है। इसलिए समाज की आशाएं, समाज की अपेक्षाएं एवं समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के द्वारा बालक को तैयार किया जाता है। इसलिए सामाजिक क्रियाएं भी पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित की जाती है। अब सामाजिक क्रियाओं के अंदर दोस्तों कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे कि समाज के अंदर
जागरूकता बढ़ाने से संबंधित कोई एक्टिविटीज की जा रही है, रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, वो सामाजिक क्रिया के अंदर आएगा। समाज के अंदर यदि साक्षरता का प्रतिशत कम है, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, जोड़ना है, तो साक्षरता से संबंधित क्रियाएं की जा रही है, वो सामाजिक क्रियाओं के अंदर आएगी। समाज के अंदर कई प्रकार की रूढ़ियां हैं और उन रूढ़ियों को दूर करने के लिए विद्यालय के द्वारा ऐसी पोस्टर प्रतियोगिताएं या रैलियों का आयोजन किया जा रहा है या सामाजिक जागरूकता से संबंधित कोई एक्टिविटीज की जा रही है, तो वो समस्त क्रियाएं सामाजिक क्रियाओं के अंदर आएगी। और उन क्रियाओं को करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बालक सबसे पहले विद्यालय के अंदर पाठ्यक्रम के द्वारा उन सामाजिक क्रियाओं को समझे, सीखे, और जब बालक उन क्रियाओं को समझ जाएगा, सीख जाएगा, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर उनको इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेगी, तो निश्चित रूप से बालक उन चीजों को दूर करने का हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए सामाजिक क्रियाएं भी पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित की जाती है। पाठ्यक्रमीय क्रियाओं में अगला बिंदु है दोस्तों सांस्कृतिक क्रियाएं। दोस्तों संस्कृति व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका सिखाती है, और यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपना बनाना है तो उसके ऊपर अपनी संस्कृति को थोप दिया जाए तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपना बन जाएगा। हमारे देश के अंदर भी देखते हैं दोस्तों कि हमारी प्राचीन जो कल्चरल है और वर्तमान की कल्चरल है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और परिवार के अंदर भी देखते हैं, क्योंकि परिवार के अंदर मुख्य रूप से दो पीढ़ियां होती है, तो जो हमारे दादा या दादी हैं वो जो कि प्राचीन संस्कृति के अंदर हैबिचुअल है, और उनके जो पुत्र या पौत्र हैं वो आधुनिक मॉडर्न कल्चर के अंदर है, तो वहां पर भी सांस्कृतिक टकराव की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि संस्कृति एक ऐसी चीज है जो समय के साथ निरंतर बदलती है। इसलिए संस्कृति से संबंधित क्रियाएं भी, सांस्कृतिक एक्टिविटीज भी पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित की जाती है, ताकि बालक अपनी कल्चर से पूर्ण रूप से अवगत रहे। इसके अंदर जैसे कि एकल अभिनय है, मौन अभिनय है, नाटक है, संगीत है, अन्य जो चित्रकला है या अन्य जो क्रियाएं हैं जिसके द्वारा बालक अपनी संस्कृति की झलक को पहचानता है, समझता है, सीखता है, ताकि उसका संस्कृति से, अपनी कल्चर से जुड़ाव रहे। ऐसी चीजों को भी पाठ्यक्रम की क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किया जाता है, ताकि बालक उन क्रियाओं को सीख करके, समझ करके अपनी संस्कृति से उसका पूर्ण रूप से जुड़ाव रहे। दोस्तों अगला पाठ्यक्रम क्रियाओं के अंदर अगला बिंदु है राष्ट्रीय क्रियाकलाप। दोस्तों बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, बालक के अंदर, क्योंकि बालक देश के लिए, शिक्षा के द्वारा देश के लिए एक उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार हो, इसलिए राष्ट्र प्रेम से संबंधित जो चीजें होती है उसको भी पाठ्यक्रम में क्रियाओं के द्वारा बालक को समझाया जाता है। इन राष्ट्रीय क्रियाकलापों को भी पाठ्यक्रम में प्रमुखता से स्थान दिया जाता है, जिससे कि बालक अपने राष्ट्र के क्रियाकलापों से समझे और राष्ट्र के लिए जब कभी उसकी बालक की आवश्यकता होती है तो राष्ट्र के लिए हर संभव तैयार रहे, तत्पर रहे। ऐसी भावना बालक के मानसिक मस्तिष्क के अंदर भरने के लिए ऐसी राष्ट्रीय क्रियाकलाप भी पाठ्यक्रम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। राष्ट्रीय क्रियाकलापों के अंदर जैसे कि देश के अंदर जो महान महापुरुष हुए हैं, महान वीर पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनकी जीवनियां हो, उनकी जन्म जयंतियां हो, ऐसी एक्टिविटीज पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित की जाती है। और राष्ट्रीय क्रियाओं के अंदर जैसे कि एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, जिसके द्वारा राष्ट्र के लिए सेवा की भावना उनके अंदर भरी जाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्य हो या स्काउटिंग की गतिविधियां हो, रेड क्रॉस की गतिविधियां हो, या राष्ट्र के अंदर जागरूकता लाने के लिए बालक राष्ट्र के लिए तैयार हो, या राष्ट्र को जब उसकी आवश्यकता हो उसके लिए किस प्रकार की एक्टिविटीज उसको की जाए, ऐसी भावना बालक के मन के अंदर भरने के लिए पाठ्यक्रम के द्वारा ऐसी राष्ट्रीय क्रियाकलाप भी पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और वो एक्टिविटीज विद्यालय के अंदर बालक से करवाई जाती है, ताकि बालक के अंदर पूर्ण राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो सके। इस प्रकार की गतिविधियां की जाती है। अगली पाठ्यक्रम क्रियाएं हैं रुचिपूर्ण कार्य। दोस्तों बालक से यदि रुचिपूर्ण कार्य करवाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर रुचिपूर्ण कार्यों से संबंधित
उसका इंटरेस्ट जिस फील्ड के अंदर बालक जाना चाहता है उसके अंदर उसकी इंटरेस्ट विकसित होगा। इसलिए पाठ्यक्रम के अंदर बालक की रुचि से संबंधित क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो चित्रकला की क्रियाएं हो या ड्राइंग्स हो, पेंटिंग्स हो या संग्रह से संबंधित जैसे कि मैपिंग का संग्रह है, सिक्कों का संग्रह है या अन्य चीजों का संग्रह। जिस क्षेत्र में बालक की रुचि है वो क्रियाएं भी पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित की जाती है ताकि बालक का पूर्ण रूप से विकास हो सके। दोस्तों, इसके अंदर एक बिंदु हम रह गया है, सृजनात्मक क्रियाएं, क्रिएटिविटी बेस्ड एक्टिविटीज। यानी कि सृजनात्मकता से हमारा तात्पर्य है ऐसी क्रियाएं जिसके द्वारा बालक के अंदर रचना कौशल का विकास हो। ऐसी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित की जाती है ताकि बालक उन क्रिएटिव वर्क के द्वारा अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास का पूर्ण विकास कर सके। तो इस प्रकार से कोई भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसके अंदर इन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि बालक के जो विकास की संकल्पना ली गई है, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं शिक्षा के उद्देश्यों को, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इस प्रकार की क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित की जाती है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूंगा। जय हिंद, जय भारत।